हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 10 है ना, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपके सामने आ गए हैं। तो ये जो है वो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको अच्छे से सब कुछ समझना और जानना है तो आपको पहले एनसीईआरटी पूरी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जो वीडियो अगर आप देख लेते हो, एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, उसको देखना और इसको भी देखना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट कर दे, और ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वन शॉट वीडियो है, आपको उसी तरीके से इसको ट्रीट करना है। तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, हर टाइप के। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, गोलीय दर्पणों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला दर्पण सूत्र कौन सा होता है। देखो, दर्पण सूत्र बोला है, लेंस के लिए बोलेगा तो लेंस का भी बताएंगे। तो दर्पण के लिए 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। तो ये होगा। अगर लेंस के लिए बोलता, लेंस के लिए ये वाला सही होता, ये जो दिख रहा है बेटा, ये लेंस के लिए होता है, ये दर्पण के लिए है। बस प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाता है लेंस वाले में। आगे आते, कह रहे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। तो लेंस की क्षमता क्या होती है बेटा, P बराबर सेंटीमीटर में 100/f होगा सूत्र। 100, f का मान कितना है 50, 50 दूनी 100। सो आंसर कितना जाएगा, 2 डायप्टर। आंसर कितना जाएगा, 2 डायप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। अभी मैंने आपको बताया कि P बराबर क्या होता है 1/f डायप्टर में। ठीक है, मीटर में सूत्र, ये सूत्र होता है मीटर में। और हमें क्षमता यानी कि P दे रखा है, आपको F निकालना है। तो F बराबर क्या होगा 1/P। तो 1/, इसकी फोकस दूरी निकालनी है सेंटीमीटर में क्या, तो फोकस दूरी 2 दे रखा है, 2 पंजे 10, पॉइंट के 5, पॉइंट के 5 ये मीटर है बेटा। आंसर कितना है मीटर, लेकिन यहाँ पर आंसर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो ये दशमलव के स्थान के बाद लग जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहे हैं यदि बिंब की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h' हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा। कितना होगा बेटा, h'/h होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई के जो अनुपात को ही हम आवर्धन कहते हैं, ये आपको पता होगा। और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहे हैं कि उत्तल लेंस, आपको पता होगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ये छोटे छोटे चीज़ें आपको नोट कर लेना चाहिए। जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया था सब समझा रखा है। अगर आपने मेरी वीडियोज़ नहीं देखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। और इस चैप्टर पे न्यूमेरिकल पूछे ही जाएंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, अवतल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, दर्पण के लिए। तो वो सबकी लिंक्स पे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। लाखों बच्चे उनको देख चुके हैं। कह रहे हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी कि हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो लेंस की क्षमता क्या होगी, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, सेंटीमीटर में है सूत्र, तो 100/f होगा। तो f का मान कितना है 20, 20 पंजे 100, तो आंसर आ जाएगा 5 डायप्टर। ठीक है, 5 डायप्टर। चिन्हों का भी ध्यान रखना, यहाँ 5 लिखा हुआ और एक, लेकिन माइनस है। आपका आंसर प्लस में आया है, तो जो आंसर है आपको उसी पे ही टिक करना है, किसी दूसरे पे नहीं करना है। आगे बढ़ते, कह रहे उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब होता है। तो उस दर्पण का नाम क्या है बच्चों, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ भी समझिए। अभी मैंने दर्पण सूत्र बताया था। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस क्या होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, b क्या होता है, u क्या होता है। तो u जो होता है बेटा गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दर्पण से दूरी, और v क्या होता है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और f क्या होता है फोकस दूरी। ये लिख दोगे आप। ठीक है, कह रहे हैं एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आपको पता होगा, इसके लिए आपको एक संबंध की आवश्यकता पड़ेगी। आपको पता होगा फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में क्या संबंध होता है, f बराबर जो होता है वो होता है r/2, एक संबंध होता है।
ठीक है। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या आर हमें दे रखा है, हमें फोकस दूरी निकालनी है। ठीक है, 25 दे रखा है बट्टे 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। सो फोकस दूरी का मान आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकते हैं या फिर 2 नंबर में भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी तरीके से, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ, फटाफट बच्चों कमेंट करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है, कमेंट करो, देखता हूँ कौन सा ये जवाब देता है। अगला क्वेश्चन है, उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसे भी आप खुद कर लोगे, ये भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या दे रखी है, फोकस दूरी निकालनी है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? आंसर लिखोगे अनंत। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं, और मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगा, जितने भी एनसीईआरटी के बॉक्स के अंदर के क्वेश्चन हैं और अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं और उदाहरण जितने भी हैं वो आपको आना ही चाहिए, वो तो पहली प्रायोरिटी है आपकी। ठीक है, वो आप ज़रूर करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो उनको ज़रूर करो, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और वो जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ा रहा था ना तो वो मैंने सारे करा रखे हैं, चीज़ों को समझाया भी और उसके प्रश्न उत्तर भी करवाए हैं साथ ही साथ, ज़रूर देखिए उनको। कह रहे हैं एक समतल दर्पण जिसका आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? देखो आवर्धन +1 आया है, इसका क्या अर्थ होगा? यानी कि आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और जब दोनों समान होंगे तभी क्या होगा? 1 आएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? +1 यह दर्शाता है कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। H होता है। अब दोनों जब ऊपर नीचे बराबर होगा तभी तो कट के बन आया है। तो वही प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों बराबर हैं, तथा धनात्मक चिन्ह क्या बताता है? धनात्मक चिन्ह यह बताता है हमें कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होता है। प्लस का मतलब क्या है बेटा? आभासी, अर्थात वस्तु की विपरीत और पीछे बनता है, और नेगेटिव आएगा तो सामने बनता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप बाद में भूल सकते हो तो फटाफट कॉपी में नोट करके लिख लो। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक कहते किसे है? ये भी बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपके जो एनसीईआरटी में होगा एक क्वेश्चन है, n = c/b। ठीक है, प्रकाश की चाल और निर्वात की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा गया है वहाँ पर। तो अपवर्तनांक क्या होता है? किन्हीं दो माध्यमों का अनुपात, उसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के प्रकाश की चालों का अनुपात होता है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता अपवर्तनांक का। अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, n तो बोलता नहीं, इसे ईटा बोला जाता है, c/v। ये जो c होता है ये प्रकाश की चाल होती है, ठीक है, और v माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात मतलब खुला, माध्यम मतलब कैसे कि कमरा हो गया, कमरा में प्रकाश आ रहा है, अवरोध उत्पन्न हो गया है यहाँ पर। तो किन्हीं दो माध्यमों के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेंस का सूत्र मैं आप स्टार्टिंग में बता चुका था, लेंस के लिए बस यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है, देख रहे हैं आप। बाकी वस्तु वही है, यू क्या होता है? वस्तु की लेंस से दूरी, वी क्या होता है? प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, और एफ क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी। मज़ा आ रहा है? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, और मेरा दावा है अगर आप मेरे एनसीईआरटी का वो वीडियो और उसके बाद इस वीडियो का भी देख रहे हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन इन्हीं में से ही आएंगे, कहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा। कह रहे हैं एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, इसके लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। अच्छा, फोकस दूरी हमें दे रखा है, तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे वैसे मैं करवा दे रहा हूँ। ऐसे लिखना है एग्जाम में, दिया है
क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर। कभी कभी ना बोलेगा उत्तल लेंस अवतल लेंस, ऐसा बोलेगा नहीं, आपसे बोले दे दिया हो जाएगा फोकस दूरी प्लस माइनस में, तो प्लस फोकस दूरी अगर दे रखी तो वो उत्तल लेंस है। आपसे पूछेगा कि लेंस की प्रकृति बताइए, और अगर फोकस दूरी माइनस में है तो वो कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। हमसे क्या लिखना है, शक्ति निकालनी, लेंस की क्षमता, लेंस की शक्ति है, लेंस की क्षमता बात एक ही है। लेंस की क्षमता P हमें ज्ञात करना है, और आपको पता है P बराबर क्या होता है बेटा, 1/f। ये सूत्र लगता है मीटर में, यहाँ दे रखा है सेंटीमीटर में, तो ये लग जाएगा 100/f। ये सूत्र लगता है सेंटीमीटर में, तो 100/40, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंजे 20, 2.5 डायोप्टर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। और कई बच्चों को ना, खासतौर पे लड़कियों को, ठीक है, मैंने देखा है कि उनकी मैथ्स थोड़ी कमज़ोर होती है, जिनके पास मैथ नहीं है। सो वो जो कुछ बड़े क्वेश्चन है उस पर वो ज़्यादा टेंशन लेके घबरा जाते हैं। अगर आपसे बड़े क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, एटलीस्ट ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम मैं करवा रहा हूँ इन पे तो ध्यान दो। अगर ये आए तो ये तो ज़रूर कर दो एग्ज़ाम में, है कि नहीं, अगर वो नहीं हो पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, होमवर्क दे रहा हूँ इसको, क्योंकि जैसा क्वेश्चन अभी किया है इसे आप करके मुझे कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है। कह रहे हैं +2 डायोप्टर -1.5 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं, इस संयोजन की क्षमता क्या होगी। देखो यहाँ पर 2 लेंस हैं हमारे पास, एक ये है, एक दूसरा लेंस है। प्लस चिन्ह हमें क्या बता रहा है कि ये उत्तल लेंस है, माइनस चिन्ह हमें क्या बता रहा है कि वो अवतल लेंस है। 2 लेंस की क्षमता को जब परस्पर एक साथ रखा जाएगा तो उसका जो नया चीज़ बन के निकलेगा उसकी क्षमता कैसी होगी वो आपको बताना है। तो देखो हमें दे रखा है, दिया है जो P1 है 2.5 डायोप्टर है, ओके। जो दूसरी क्षमता है वो माइनस के 1.5 डायोप्टर है, ठीक है। कुल क्षमता P बराबर P1 + P2 हो जाएगा, यानी कि 2.5 माइनस का 1.5, तो 2.5 में से 1.5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1.0 डायोप्टर, ठीक है। तो ये लेंस की जो शक्ति आई है वो प्लस में आई है, अर्थात जो नया बन के आएगा वो कैसा लेंस होगा, वो उत्तल लेंस होगा। तो उसकी प्रकृति क्योंकि धनात्मक आई है, ठीक है। कह रहे हैं अवतल दर्पण के 2 उपयोग बताइए। अवतल दर्पण जो गाड़ी चलती है ना, ये गाड़ी की लाइट दिख रही है आपको, ठीक है। सबसे मेन चीज़ गाड़ी की हेडलाइट, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है वहाँ पर, और जो सर्च लाइट होते हैं ना, ऐसे सर्च करते हैं यूं टॉर्च, तो वो बनाने में किया जाता है। ये उसके सिंपल 2 उपयोग हैं जो आपसे पूछ सकता है 1 नंबर में। स्नेल का अपवर्तनांक का नियम क्या है, ये क्वेश्चन मेरे टाइम में आया था 1 नंबर में। देखो स्नेल का अपवर्तनांक, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें से एक के बारे में आपसे बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, 100%, इसकी फुल गारंटी है, ठीक है। और मैंने थोड़ा चालाकी किया है, इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया है और जो मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा है उसमें मैंने दोनों बताए हैं। तो अगर आप यहाँ से एक देख रहे हो दूसरा नहीं आता है तो वो वहाँ से आप देख लेना, इसलिए ताकि उस पर व्यूज़ आ जाए। मैं भाई सही बोलता हूँ, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम क्या होता है, प्रकाश की, देखो साइन आई बट्टे साइन आर के अनुपात को जो होता है वो एक नेतांग होता है, इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का। अब यहाँ क्या लिखा है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। कह रहे किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात साइन आई बट्टे साइन आर एक नेतांग होता है। ऐसा लिख भी देना, साइन आई बट्टे साइन आर, आई का मतलब आपतन कोण, आर का मतलब परावर्तन कोण, एक नेतांग होता है जिसे ईटा से प्रदर्शित किया जाता है, ईटा एन, ठीक है। इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है, ठीक।
हो सके तो चित्र बना देना। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इजी सा क्वेश्चन है, हल करना पड़ेगा। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? कोई अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, बिंब का 3 गुना आवर्तित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। देखो एम क्या दे रखा है? हाँ, किसी बिंब का 3 गुना आवर्तित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। मतलब अगर मेरी अभी मैं अगर बिंब हूँ, अगर मेरी हाइट 1 मीटर है तो मेरी प्रतिबिंब 3 मीटर होगी, ये बोल रहा है। 3 गुना बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है वो आपको बताना है। फ़ोन को साइलेंट कर लेता हूँ, क्या पता किसी का कॉल वॉल आ जाए, हम डिस्टर्ब हो जाए, है ना। पढ़ाई के समय पर नो डिस्टर्बेंस। सो प्रतिबिंब कितने से दूरी पर है आपको वी निकालना है। आपको यू दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ दिया है करके, ठीक है, शॉर्टकट में। हाँ, कोई दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ। सो हमें क्या दे रखा है? u बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो बिंब की ऊंचाई की तिगुनी है, ये बोल रहा है। ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। एच डैश क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच क्या होता है? बिंब की ऊंचाई। ये चीज़ हम दे रखी है। अच्छा, और क्या दे रखा है? हमें क्या निकालना है? दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी कि v निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आ जाओ आवर्धन। आवर्धन m बराबर क्या होता है? एच डैश अपॉन एच होता है, ठीक है। और ये कैसा है? किसका आवर्धन निकाल रहे हैं हम? दर्पण का आवर्धन निकाल रहे हैं, जो किसके बराबर होता है? माइनस के v बट्टा u के बराबर होता है, ठीक है। ये बहुत ही शानदार सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। देखो, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा था, ये चीज़ का क्वेश्चन पढ़ा, ये दे रखा था, हमें कितने दूरी पर है ये हमें v निकालना है, ठीक है। क्योंकि देखो, अब देखो ये चीज़ क्या हो जाएगी, आप खुद देखो। एच डैश का मान क्या है? 3h, ठीक है। और h का जगह पर h रख दिया, माइनस v हमें निकालना, और u का मान हमें दे रखा है माइनस के 10। कोई दिक्कत नहीं है, तीनों चीज़ आपस में बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, जो गणित के बच्चे हैं वो तो समझ गए हैं कि कैसे करते हैं सर। ये ले लूँगा, है ना, और h से h कट जाएगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ 3, और माइनस से माइनस कटा, बट्टे 10 13 से गुणा कर दूंगा, तो v का मान आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। 30 प्लस का है, पीछे रखा जाएगा, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। दर्पण से दूरी 30 सेंटीमीटर पीछे की ओर होगी। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है बच्चों इसमें? किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत रहे तो बच्चों वीडियो को एक बार दोबारा देखना है, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, इसमें कंजूसी मत करना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये भी वैसा ही लगभग क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। आपसे क्या बोल रहा है, क्योंकि सोल्यूशन करते करते क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं। पहले हम 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी कि किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि आवर्धन निकालना पड़ेगा, प्रकृति ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी कि यू दे रखा है, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति तो आपको v निकालना पड़ेगा, f दे रखा है, u दे रखा है, आपको v निकालना पड़ेगा, ठीक है। प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको आवर्धन भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से हमें क्या दे रखा है? दिया है, ठीक है। बिंब की दूरी यानी कि u हमेशा माइनस 10 सेंटीमीटर ये दे रखा है। फोकस दूरी है f। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है, उत्तल है ना, इसके लिए प्लस में होती है फोकस दूरी, तो प्लस के 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके।
बाकी क्या नहीं दे रखा है, v नहीं दे रखा है तो v निकालना है, स्थिति बोला है तो हमको आवर्धन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी लॉजिक की बात है। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, सीधी सी बात है बच्चों, देखो क्या बोला है, दर्पण बोला है, तो आपको क्या लगाना है बच्चों, दर्पण सूत्र। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं सेपरेट अलग से। ठीक है, आप उस वीडियो को जरूर देखना। लेंस के लिए मैंने 2-3 करा रखे हैं क्वेश्चन। ठीक है, मतलब उत्तल लेंस के अलग, अवतल लेंस के अलग, दर्पण के अलग, अलग अलग क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल पहले ही करा रखे हैं। सो उनको जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। दर्पण के लिए क्या होता है बेटा, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, दर्पण है, लेंस है, उसको जरूर देख लेना। ओके, f का मान दे रखा है 15, v का मान हमें निकालना है, और u का मान माइनस में, तो ये प्लस और ये जब माइनस रखोगे तो माइनस के बन जाएगा, तो ये माइनस के तरह के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 10 3 30, 3 एकम 3। ठीक है, सो यहाँ से थोड़ा आगे हल करते हैं। 5/30 बराबर 1/v, 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो v एकम v, 6 एकम 6, तो v का मान क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। v का मान कितना गया, 6 सेंटीमीटर। तो प्लस का 6 आया। जब v का मान प्लस आता है तो मैं क्या बताया था कि वो दर्पण के पीछे होगा, अगर माइनस में आता दर्पण के आगे होता। ठीक है, तो v का मान प्लस के 6 अर्थात ये दर्पण से 6 सेंटीमीटर पीछे की ओर होगा। अब हमें प्रकृति बतानी है तो हमें आवर्धन निकालना पड़ेगा, और ये भी पता चल चुका है, ठीक है, कि ये 6 है, प्रकृति थोड़ा बहुत बता ही चुके हैं। अब हमें आवर्धन निकालना होगा। आवर्धन निकाल लो, और बात तो हो ही चुकी है। आवर्धन m बराबर क्या होता है, h/h होता है दर्पण के लिए। तो सूत्र आपका क्या होता है बेटा, माइनस के b/u होता है। ठीक है, तो माइनस v का मान कितना है, 6, u का मान क्या है, माइनस के क्या है, 10, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 3 6, 2 5 10, 3/5। ठीक है, अब देखो प्रकृति बतानी है आपको। ठीक है, प्रकृति बतानी है तो आप लिख सकते हैं चूंकि v धनात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनेगा। ये प्रकृति लिख देना, आंसर। ठीक है, आराम से हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, इम्पॉर्टेंट था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में आपके पक्के आएगा, इसकी फुल गारंटी है। क्या पता जो अभी कर रहे हैं यही आ जाए। अगला क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों रखते हैं, उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन है। सो देखो बेटा, ये गाड़ी है, ये गाड़ी का शीशा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो शीशा लगा पड़ा है, ये जो दर्पण लगा पड़ा है, ये उत्तल दर्पण का ही क्यों होता है। ठीक है, बाकी किसी दर्पण का क्यों नहीं होता है, इसका क्या कारण है वो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको पता भी होगा। कह रहे हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं, इसके कई कारण हैं जिनमें से कुछ ही हम लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, जो पीछे है ना उसका वही सही प्रतिबिंब बनाता है। ये नहीं कि आप आदमी सीधा खड़ा है तो उल्टा दिख रहा है, ऐसा नहीं होता। यह वस्तु का अपेक्षाकृत छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखो पीछे से ट्रक आ रहा है, ट्रक इतना बड़ा होता है लेकिन वो फिर भी उस आईने में पूरा दिखता है। पीछे से इतनी बड़ी बाइक आ रही है, वो भी दिखता है ना। तो मतलब वस्तु का, अगर ट्रक है, ट्रक तो इसके सामने, ये तो बच्चा है, ट्रक कितना बड़ा है, लेकिन उसका छोटा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब पीछे जितनी भी चीज़ें हैं वो उसका छोटा प्रतिबिंब बना के आपको दिखा देता है, और वो प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है, उसके बाद और जैसे ही छोटा है तो इसका दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है,
और चालक छोटे से दर्पण में सड़क का संपूर्ण क्षेत्र देख पाता है, जो कि समतल दर्पण का प्रयोग करने पर संभव नहीं होता है। अगर तुम समतल दर्पण लगा दोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा, जैसा है वैसा ही दिखाएगा तुम्हें, तो फिर पीछे का पूरा इलाका तुम्हें नजर नहीं आएगा उस आईने में, उस दर्पण में। तो यही सबसे मुख्य कारण है, तभी इसका उपयोग किया जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है बेटा, इसे मैंने ऑलरेडी करा रखा है उस वीडियो में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो रहा, डिस्क्रिप्शन, पहले इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद बात करना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन से? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा। आपसे प्रकाश का अपवर्तन पूछ सकता है कि क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पे लिखा नहीं, सीधा नियम लिखा है। ये प्रकाश आ रही है, ठीक है, ये प्रकाश आई इस एंगल पे, और इसे इसी तरीके से चला जाना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ से थोड़ी सी झुक के चली जाती है, ठीक है। प्रकाश की किरण, ये इस किरण को क्या बोलते हैं बच्चों? आपतित किरण, आपतित किरण। और इस किरण को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। थोड़ी सी हिंदी मेरी ना कमज़ोर हो गई है इंग्लिश वालों को पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। सो प्रकाश की किरण निर्वात से आई, किसी माध्यम में टकराने के बाद अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो गई, ठीक है। तो परिभाषा कैसे लिखोगे? अब निर्वात से प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम से टकराती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये जो है, ये आई, ये हम आई क्या है बेटा? आपतित कोण, और ये यहाँ पर आपका क्या होता है बेटा? आर, ठीक है। तो ये क्या होता है? अपवर्तित कोण, आपतन कोण, ठीक है। सो ये क्या नियम कहता है? कह रहे हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, और ये अभिलंब, यहाँ से अभिलंब होता है, ठीक है, सीधी रेखा लंबी, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, ये एक माध्यम है, ये एक माध्यम है। अभी मैंने बताया था ये जो दूसरा नियम है ये स्नेल का नियम है, दूसरा वाला जो नियम है सेपरेटली, इसे अलग से खास नाम बोलते हैं, स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? अभी पढ़ा भी था आपने, कहते किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो साइन आई बट्टे साइन आर एक नियतांक होता है। इसे आप पूरा प्रॉपर वे में लिखना, ठीक है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे n से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। मस्त क्वेश्चन बन गया आपका आराम से, तो ये भी आपका आराम से हो गया। तो देखो जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आपको लग रहा होगा कि हाँ सर जितने भी क्वेश्चन करा रहे हो वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, और वाकई में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर कीजिए इन सभी क्वेश्चनों को। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। अब कुछ आपको कंडीशन दिया जा रहा है और आपसे पूछेगा कि इसमें किस चीज़ का उपयोग क्यों किया जा रहा है। आपसे पूछते हैं किसी कार का अग्रदीप, हेडलाइट, जो हेडलाइट होता है, अभी मैंने बताया भी था थोड़ा, इसी क्वेश्चन पहले आ चुका है थोड़ी देर पहले, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, ठीक है। ये आपसे बोल रहे हैं कि कार की हेडलाइटों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो दर्पण होता है वो कैसा होता है बच्चों? अवतल दर्पण होता है। कह रहे बल्ब के दर्पण मुख्य फोकस पर होता है और इससे बल्ब से निकली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं और इससे एक शक्तिशाली समांतरित प्रकाश पुंज बनता है, ठीक है। तभी इसका प्रयोग किया जाता है कार के हेडलाइटों में अवतल दर्पण का, ये इसका मुख्य कारण है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे किसी वाहन का
पश्च दृश्य दर्पण अथवा वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लाते हैं? तो अभी जस्ट एक क्वेश्चन बताया, अभी मैंने इसको डिस्कस किया था। हम किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और ये अभी मैंने बताया था क्यों किया जाता है। कार के जो शीशे होते हैं उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है ताकि आभासी प्रतिबिंब बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ताकि हमारा दृष्टि जो क्षेत्र वो बढ़ जाता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। गाड़ियों में सड़क का पश्च या पार्श्व भाग देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। इससे चालक को सड़क के पीछे भाग का संपूर्ण प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। ये इसका मेन कारण है बच्चों। सौर भट्टी, जो सौर भट्टी होती है, सौर भट्टी आप जानते हैं ना, ठीक है। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मतलब सौर भट्टी जैसे सोलर ऊर्जा से खाना बनाने के लिए है ना, सूर्य में, हालांकि यहाँ तो कम होता है बट कहीं कहीं भी उपयोग होता है, तो उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? कहते हैं सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? जिस बर्तन को गर्म करना होता है वह दर्पण के फोकस पर होता है, ठीक है, बीचों बीच। अवतल दर्पण सूर्य के समांतर किरणों के रूप में आती ऊर्जा को परावर्तन के बाद फोकस पर रखे बर्तन की ओर केंद्रित कर देता है, जिससे वो जल्दी जल्दी हीट होती है और खाना अच्छे से पकता है। ये इसका मुख्य कारण है। क्या हो गया? अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, अभी इसका चित्र भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसका चित्र है, ठीक है। कह रहे प्रकाश के परावर्तन से क्या था? प्रकाश का परावर्तन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। कह रहे प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। परावर्तित प्रकाश की मात्रा परावर्तक तल की प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। जो माध्यम होगा उस पर वो चीज़ ज़्यादा निर्भर करती है। कोई भी तल जितना अधिक चिकना और पॉलिशदार होता है, परावर्तित प्रकाश की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। मतलब जो माध्यम है ना हमारा, जितना चिकना होगा, जितना पॉलिश होगा, उसमें परावर्तित किरण की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही तीव्र होगी। अब मैं इसको चित्र बना के समझाता हूँ। देखो, ये एक हमारा परावर्तक तल है, एक दर्पण है समझ लो, ठीक है। यहाँ से ये आपतित किरण आई, ये देखो बेटा, ये किरण आई यहाँ से और टकरा कर उसी दिशा से लौट गई। मतलब ये मेरा अभिलंब है बीचों बीच से, तो जिस एंगल से वो आई टकरा कर उसी एंगल में वो वापस चली गई। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है। अभिलंब का मतलब बीचों बीच 90 अंश का कोण बना रहा है, इसके बीच में 90 अंश का कोण है, ठीक है। सो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित कोण, इसके बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। सो नियम तो मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ, तो मतलब परिभाषा पहले समझा। नियम क्या है इसके भी नियम है, ठीक है। जैसे अपवर्तन के नियम थे, परावर्तन के भी नियम है। 2 नियम है इसके मुख्यतः। प्रथम नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये लिखा है, आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण। अरे भाई, ये तो दूसरा नियम पहले लिख दिया इसने, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, दूसरा नियम, पहले नियम को दूसरे में कर दे, दूसरे नियम को पहला, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे सही है। देखो, वो चीज़ मैं पहले बोला था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, ठीक। और दूसरा नियम क्या है बेटा? अभी मैंने बोला था कि जिस कोण से आता है उसी कोण से वापस लाता है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? परावर्तन, और मतलब बराबर होते हैं, परावर्तन बोल रहा हूँ। तो ये दूसरा नियम हो जाएगा। सिंपल, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है,
कह रहे क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या अर्थ है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की दो आवश्यक स्थिति बताइए। एक किरण की सहायता से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग दर्शाइए। ठीक है, देखो बेटा, वन शॉट वीडियो है ओको। अब मैं सिर्फ इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, और ये वीडियो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बना है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे प्लीज़ दूसरा जो वीडियो मैंने बना रखा है एनसीईआरटी पर, जिसे मैंने किताब से पढ़ के समझाया, उसे ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो ये मेरा दावा है, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, कह रहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिभाषा भी देनी है हमें और चित्र बना के समझाना भी है। हाँ, कह रहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण, इसके ये टॉपिक है हमारा, इसको हमें बताना है कि ये क्या होते हैं। अब यहाँ से देखिए, जब प्रकाश की जो किरण है ना बेटा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल का मतलब सघन माध्यम क्या होगा, जैसे कि कोई कमरे से होता हुआ आ रहा है, कमरे से होता हुआ बाहर जा रहा है, मतलब जहाँ पर खुला जगह है, खुली जगह को विरल बोलेंगे। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रविष्ट होती, मतलब आती है, तो अपवर्तित किरण, जो अपवर्तित किरण होता है ना, वो अभिलंब से दूर हटती रहती है। अर्थात अपवर्तन कोण आपतन कोण की तुलना में बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो दूर हट रही है। अब जैसे जैसे दूर हटेगी वो कोण इधर से बड़ा होता जाएगा। देखो ये जो है ना, वो दूर हट रही है। अब जब दूर हटेगी तो वो कोण क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अर्थात अपवर्तन कोण आपतन कोण की तुलना में बड़ा होता है। अब यदि आपतन कोण को लगातार बढ़ाया जाए, अगर हम क्या करें कि आपतन कोण को लगातार बढ़ाते रहें, तो एक विशेष स्थिति में अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जो आपका अपवर्तन कोण है ना, उसका मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस स्थिति में, इस कंडीशन में दोनों माध्यमों सघन और विरल सीमा पृष्ठ पर आपतित किरण विरल माध्यम में प्रविष्ट हो जाता है। अब विरल प्रविष्ट होने के स्थान पर दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ के अनुदिश प्रविष्ट करती है। ठीक, मतलब एक हो जाता है। फिर क्या होता है, अब देखो सघन माध्यम में, यहां से मेन परिभाषा आ रही है। ठीक है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। ये मेरा सघन माध्यम है, ये मेरा विरल माध्यम है। ठीक है, मतलब, और जब इसका मान 90 डिग्री के बराबर हो जाए, यहाँ पर देखो 90 डिग्री हो जा रहा है, कह रहे सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा होगी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे टाइम में एक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब कुछ कंडीशन के लिए सूत्र वगैरह है, जैसे सघन माध्यम का जो विरल माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक n है, ये हमने बोल दिया, और विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 1/n होगा। सघन माध्यम के अपवर्तन कोण I = C होगा। और मतलब ये चीज़ कहाँ से आ रही है, ये चीज़, ये जो चित्र बनाया है ना हमने, यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये आप कॉपी में देख के लिख सकते हैं, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपसे पूछा गया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा, वो भी बताओ। वो चीज़ क्या है, देखो बच्चों, कह रहे हैं यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, ठीक है, सघन माध्यम में जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री से भी अधिक हो जाता है, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। इस स्थिति में, जब ये ऐसी स्थिति होगी ना, इस स्थिति में विरल माध्यम में प्रविष्ट होने के स्थान पर
सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। जब ऐसी कंडीशन होगी उसे विरल माध्यम में जाना चाहिए, तो वो विरल माध्यम में नहीं जाती, वो जाती है सघन माध्यम में वापस। ठीक है, ये जो घटना है, ये घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक है, इस स्थिति में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि बराबर है तभी वो उसी माध्यम में चला जा रहा है। तो ये चीज आपकी होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसे भी कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छे से। अब आपसे बोल रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक अनुप्रयोग बताइए। ठीक है, ये चित्र देख के थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा होगा, ये इंद्रधनुष है ना। इंद्रधनुष किसने किसने देखा है जरूर मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, सो देखो बच्चों, कह रहे आकाश में इंद्रधनुष इसका सीधा जीता जाता उदाहरण है, इसका इंद्रधनुष इसका सबसे मस्त उदाहरण है। और इंद्रधनुष कैसे बनता है, कल मैंने चैप्टर नंबर 11 पढ़ाया था और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ज़रूर बताया था कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, क्यों बनता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो ज़रूर देखना। कह रहे इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अब अनुप्रयोग क्या है, कह रहे इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती है। जल की जो छोटे छोटे बूंदें होती है ना, वो प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं। और प्रिज्म क्या करता है, श्वेत प्रकाश की किरण को 7 रंगों में व्यक्त कर देता है। अब जो जल की छोटी छोटी बूंदें हैं वो प्रिज्म की तरह की कार्य कर रही हैं, श्वेत प्रकाश को वो क्या कर देगा, 7 रंगों में व्यक्त कर देगा। ठीक है, यह बूंदें सूर्य के आपतित प्रकाश को अपवर्तित तथा विक्षेपित करती रहे, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित कर देती है। जब वो जल की बूंद से बाहर निकलने चाहती है तो उसको वो पुनः अपवर्तित कर देती है। ठीक है, प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचते हैं। मतलब अलग अलग टाइम पर अलग अलग रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। आपने देखा होगा जो इंद्रधनुष होगा ना, वो हमेशा सूरज के अपोजिट डायरेक्शन बनेगा। इस तरफ सूरज निकला है तो इसी तरफ कभी भी आपका इंद्रधनुष नहीं होगा। इधर अगर सूरज निकला है तो इधर आपका इंद्रधनुष बन रहा होगा, हमेशा उल्टे डायरेक्शन में बनता है। ठीक है, तो ये इसका उपयोगिता अनुप्रयोगिता कैसे क्या बनता है। तो आशा करता हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मैंने आपके सामने रखी है वो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। तो ये और बाकी मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई रखी है, उसको ज़रूर देखना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने ना नहीं लिए हैं, उससे अलग एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ रखे हैं, ताकि अगर आपने वो वीडियो देखा है और ये देखते हो तो आप एग्जाम में फोड़ के आओ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें क्योंकि मैंने यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ छोड़ रखा है। और मैथ्स की तो मैं वीडियो डेली ला ही रहा हूँ, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की।